हो गए बच्चे ज्वाइन? हो गए ज्वाइन? हाँ जी स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री, ठीक है। हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। चूंकि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि केमिस्ट्री के वही 3 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका थर्ड पेपर जो है फिजिकल केमिस्ट्री, इसके बारे में मैं आपसे बात करूं तो फर्स्ट यूनिट जो है आपकी, मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ईयर की फिजिकल आप पढ़ के आए हैं तो आपको अच्छे से देख लिया होगा आपने कैसी है। सेकेंड ईयर की फिजिकल मेरे हिसाब से बायोलॉजी वालों को टफ लगी होगी। ऐसा नहीं है कि मैथ वालों को टफ नहीं लगी होगी, उनको भी लगी होगी। उसका कारण होगा कि कंफ्यूजन, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा है तो इसलिए भी आपको दिक्कत आई होंगी। बाकी पार्ट थर्ड की केमिस्ट्री यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री मेरी फेवरेट केमिस्ट्री है। आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत लॉजिकल चीजें इसके अंतर्गत चलेंगी। जितनी भी चीजें हैं सारी लॉजिकल हैं। फ्यूचर एस्पेक्ट से देखें यानी कि भविष्य के तौर पे देखेंगे तो आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री बहुत काम आने वाली है। ध्यान रखना, बहुत अच्छे से मैं कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश आपको करती रहूंगी। अब अगर मैं बात करूं कि सिलेबस के बारे में तो फर्स्ट यूनिट है इसकी क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम, मैथ वाले बच्चे तो 100% क्वांटम फिजिक्स पढ़ते ही हैं। मुझे ये याद नहीं है क्योंकि मैं मैथमेटिक्स से थी, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कौन सी क्लास में थी ये क्वांटम मैकेनिक्स, लेकिन फिजिक्स के अंतर्गत है क्वांटम मैकेनिक्स। सेकंड यूनिट है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब आप बोलोगे मैडम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है हमने ये, लेकिन बच्चों ये अब आप बड़े हो गए हो तो बड़े होने के हिसाब से पार्ट का थोड़ा सा आगे डेवलप हो गया है, यानी डेवलपमेंट हो गया है, थोड़ा आगे आप इसको एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज माय फेवरेट यूनिट, बहुत मजा आएगा इसको। आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कोई सी भी क्लास में। सबसे पहली बात, ये डायरेक्ट एमएससी में क्लैश करती है, वो भी एमएससी पार्ट सेकंड के अंतर्गत। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक पेपर पढ़ते हैं जो पूरा 100 नंबर का है, बहुत अच्छा है। अब जब केमिस्ट्री से आप एमएससी करें तो देखिएगा। फोर्थ यूनिट है आपकी फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाश रसायन, फोटोकेमिस्ट्री। इसका एक पार्ट और है भौतिक गुण एवं आणविक संरचना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर, कभी कभी इंग्लिश में भी भूल जाती हूं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इंग्लिश में मत जाना, कुछ भी नहीं है। क्वांटम यांत्रिकी, आणविक कक्षक सिद्धांत, स्पेक्ट्रोस्कोपी को तो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, लेकिन एक हिंदी का एक वर्ड है स्पेक्ट्रमिति। फोटोकेमिस्ट्री प्रकाश रसायन, और इसका दूसरा पार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि भौतिक गुणधर्म एवं आणविक संरचना। और फिफ्थ यूनिट है सॉल्यूशन, विलियन। चूंकि ये चारों की चारों यानी कि ये पांचों यूनिट का आपको पता है हर यूनिट से 6.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो टोटल इसका वेटेज पेपर का मैक्सिमम मार्क्स का होता है वो है आपका 34 मार्क्स। अच्छा, मैं अब आपको बताऊं कि मैं कौन सी यूनिट शुरू कर रही हूँ, उसका कारण भी बता देती हूँ कि मैं क्या कारण है। मैं शुरू करूंगी सॉल्यूशन, विलियन, फिफ्थ यूनिट। उसके 2 कारण हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, चाहती तो मैं फर्स्ट यूनिट भी शुरू कर सकती हूँ। आपने सोचा मुझे आती नहीं है, मुझे आती है, मैं पढ़ा सकती हूँ और पढ़ाई है मैंने। सॉल्यूशन मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ 5वीं यूनिट, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये हल्की सी सरल पड़ती है और यूनिट की वजह, और यूनिट की अपेक्षा। क्यों? कारण क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को भी साथ लेकर चलें, तो मेरा बचने का रहेगा कि मैं हमेशा इनको ये पढ़ाऊं कि आप कम से कम डेरिवेशन की ओर चलें और थोड़ा बहुत आप
आपका डर नहीं, आपको थोड़ा पेशेंस आ जाए कि हम क्यों 5वीं यूनिट पढ़ने से स्टार्ट करें, तो फिजिकल इसकी आपको सरल लगेगी। अब मैंने बोला कि मैं सॉल्यूशन, और एक इसका दूसरा कारण ये भी है कि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं चाहती हूँ कि इसके आगे इसके अंतर्गत जो टॉपिक है, इसके कंसेप्ट है, बाकी यूनिट के अंतर्गत काम आएंगे, इसलिए मैंने ये कौन सी यूनिट स्टार्ट की है, सॉल्यूशन। चलिए, आप में से कोई एक ऐसा है जो मुझे विलियन की डेफिनेशन बता सकता है? मेरे काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैंने पढ़ाया है, यहाँ ज्वाइन किया हुआ है, उन्होंने मुझे सेकंड ईयर बायो, सेकंड ईयर मैथ की क्लास मैंने लास्ट ईयर नहीं ली थी, कोई बात नहीं, इस बार आपका दुर्भाग्य है कि आपको मुझसे पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, मेरा विश्वास है। चलिए, अगर मैंने कहा विलियन क्या है, तो आप में से आधे से ज्यादा तो मेरे को यही कहेंगे, मैडम विले और विलायक, विले और विलायक दोनों को जोड़ दो तो आप उसे विलियन कह देते हो। मेरा अगला क्वेश्चन क्लास में फिर ये होता, विले क्या है, आप मुझे बता देते, मुझे पक्का पता है, बता देते। मैं पूछती विलायक क्या है, तो आप वो भी बता देते, क्योंकि आपको पता है, यही कारण है कि मैंने ये यूनिट पहले स्टार्ट की है कि आपको आता है। लेकिन इसकी साइंस की लैंग्वेज क्या है, वो ध्यान से सुनना, कि वैज्ञानिक भाषा में आप इसे क्या सुनेंगे। तो मैं इसको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से लेके चलूंगी। पानी है, पानी के अंतर्गत आपने चीनी डाली, शुगर, जैसे ही आपने पानी के अंतर्गत चीनी डाली, उसको घोला, घुल गई, ठीक है। जैसे ही आपने इसको घोला, वो घुल गई। क्या आप उन दोनों में कभी डिफरेंस कर पाते हैं कि आप घोलने के बाद छांट के निकाल लेंगे, ले ये चीनी का कण, ले ये H2O, आपको उसको डिफाइन, यानी कि उनको एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनको आपस में एक दूसरे से विभाजित नहीं कर सकेंगे। ऐसी प्रजातियां होमोजीनियस कहलाती हैं, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, सममांगी, हिंदी में बोलते हैं सममांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं, सममांगी मिश्रण। मैंने क्या बोला, होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि ऐसे दो या दो से अधिक कंपोनेंट जिन्हें आपस में मिलाकर एक दूसरे को विभाजित ना किया जा सके, यानी कि उन्हें पृथक पृथक देख पाना संभव ना हो, सममांगी मिश्रण कहलाते हैं। विलियन की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसे सममांगी मिश्रण जो आपस में केमिकल रिएक्ट ना करते हों। अब आप बोलोगे मैडम ऐसे कैसे पॉसिबल है, केमिकल रिएक्ट ना करें, यानी कि उनके बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो। क्या ना हो, रासायनिक अभिक्रिया ना हो। रासायनिक अभिक्रिया का मेरा मतलब ये है कि जब आप दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को एक दूसरे से मिलाएं, तो वो आपस में मिलके कोई नई चीज ना बना दें। अगर उन्होंने कोई नई चीज बना दी तो उस जगह रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, और रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी तो वो अब विलियन नहीं रहेगा, वो ऐसे कोई चीज सॉलिड या लिक्विड में चेंज हो जाएगी, आप उसे विलियन नहीं कह सकते। तो मैंने क्या बोला, एक ऐसा सममांगी मिश्रण जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया ना करता हो, रासायनिक अभिक्रिया ना करता हो, तो दो या दो से अधिक ऐसे कंपोनेंट को मिलाने से, दो या दो से अधिक ऐसे घटकों को मिलाने से, दो या दो से अधिक ऐसे घटकों को मिलाने से जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, जो सममांगी मिश्रण बनता है, उसे कहते हैं विलियन। आप बोलोगे मैडम हम तो अब तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो ये पढ़ा है विले प्लस विलायक विलियन होता है। नहीं बच्चों, जब भी कभी आपसे कोई विलियन की डेफिनेशन पूछेगा तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो विले है या विलायक है, आप हमेशा उसको कहेंगे कि एक ऐसा दो या दो से अधिक ऐसे दो कंपोनेंट या ऐसे घटक जिनके मिलने से जो आपस में केमिकल रिएक्ट ना करते हो, और उनके मिलने से जो सममांगी मिश्रण प्राप्त होता है, होमोजीनियस मिक्सचर की प्राप्ति होती है, वो कहलाता है विलियन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा मैडम फिर ये विले और विलायक क्या है, तो मैं कहूंगी कि ये किसी विलियन के घटक हैं।
कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे तो फिर तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि विलेय और विलायक को मिलाने से विलयन बनता है। मैंने कहा, लेकिन अब अगर आपसे कोई कभी इंटरव्यू के अंतर्गत या किसी वाइवा के अंतर्गत आपसे पूछेगा तो वो बोलेगा विलेय और विलायक फिर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए घटक। तो आपके दिमाग में फिर तुरंत आना चाहिए, हाँ हाँ ठीक है, दो घटकों को मिलाने से जो सममांगी मिश्रण बनेगा, उस सममांगी मिश्रण के बनने पर जो चीज प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, विलयन। तो विलयन के घटक कौन कौन से हो गए, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। क्या होता है, विलेय और विलायक। अच्छा, तो जरा विलेय की डेफिनेशन बताना। विलेय क्या होगी, विलेय वो होगा जिसे कम मात्रा, जिसकी लेस क्वांटिटी हो, जिसकी लेस क्वांटिटी हो, यानी कि जिसको कम मात्रा में घोला जाए। किसमें, कम मात्रा में घोला जाए, जिसकी अमाउंट कम हो, जिसकी क्वांटिटी कम हो, वो क्या कहलाता है, विलेय। ठीक है ना। और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, मोर क्वांटिटी, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, वो क्या कहलाएगा आपका, विलायक। ठीक, समझे। यानी कि अब आप कह सकते हो, इस डेफिनेशन के बाद आप एक एक्स्ट्रा नोट लगा के लिख सकते हो कि विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। क्या होते हैं, विलेय और विलायक। और इन विलेय और विलायक के मिलने से जिस प्रजाति का निर्माण होता है उसे कहते हो आप विलयन। मैंने क्या बोला, विलेय वो होता है जो लेस क्वांटिटी, जो कम मात्रा में होगा, और विलायक क्या होता है, जो अधिक मात्रा में होगा, जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, अधिक होगी। जैसे चीनी को मैंने पानी में घोला, चीनी, पानी में चीनी 5 ग्राम, 5 ग्राम चीनी को पानी में घोलो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, चीनी क्या है, विलेय, और पानी क्या है, विलायक। कैसे निकाला, चीनी की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है। यहां क्या हो गया, पानी क्या हो गया, विलायक, जिसकी मात्रा अधिक है, और जिसकी मात्रा कम है वो क्या हो गया, विलेय। ये मत सोचना पेपर में नहीं आता, पेपर में आता है ये विलेय विलायक की डेफिनेशन वो पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखना, ये चीज का ध्यान रखना, जिसकी मात्रा कम होगी वो होगा विलेय, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो होगा विलायक। अब आप देखो, मैंने आपसे क्या बोला, अब तक तो आप पढ़ते आए हो पानी में चीनी। अच्छा, मैंने एक सममांगी मिश्रण, जैसे आपने बोला पानी के अंतर्गत चीनी मिला दी। अब आप सोच सकते हो पानी में रेत मिलाओगे तो क्या सममांगी मिश्रण बनेगा, क्या वो घुल जाएगी रेत। आपको भी पता है रेत नहीं घुलती, उसमें बैठ जाती है। अब जब बैठ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो सममांगी मिश्रण नहीं है। आप उसे अब क्या नहीं कहेंगे, विलयन नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे, विलयन नहीं कहेंगे। अब मैंने क्या बोला, पानी में चीनी। अब सोचो, अब तक तो पढ़ते आए हो, आपने कभी पढ़ा है चीनी में पानी, नमक में पानी, कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा। मैं बताऊं, पढ़ना है। क्यों, चीनी को आप नॉर्मल किसी नमी वाले स्थान पर रखो, चीनी या नमक को। बहुत बार सोचा होगा, और ये मौसम भी ऐसा चल रहा है, उमस वाला मौसम, जिसे सफोकेशन क्लाइमेट कहते हैं आप। उमस वाले मौसम के अंतर्गत मैंने भी घर में, जैसे मैं कभी खाना खाने बैठती हूँ तो मुझे नमक चाहिए होता है, तो मैं नमक की जो जिसे आप कुछ भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, डिब्बी होती है, उससे मुझे डालना होता है नमक। तो अभी इन दिनों में उनमें हल्की सी नमी आती है, जो उसका जो नॉर्मल उसका सूखापन है वो गीलेपन में बदल जाता है। उस जगह आप ये नहीं कहते कि पानी में नमक है। आप उस टाइम आपके दिमाग में आता है, मैडम आप अपनी मम्मी से कहते हो मम्मी नमक में पानी मिल गया है। फिर उस टाइम ध्यान रखना, जब जब आप बात करेंगे तब अब चीनी क्या होगी, विलायक, और पानी क्या होगा, विलेय। हमेशा इसीलिए इनको क्वांटिटी के आधार पर विभाजित किया गया है कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। अब विलेय और विलायक आपस में मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। ये विलयन बाइनरी सॉल्यूशन, हिंदी में जिसे बोलते हैं आप द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे,
द्विअंगी विलयन क्या है? द्विअंगी विलयन वे जिसमें विलेय की मात्रा एक और विलायक की मात्रा भी वन कंपोनेंट मतलब वन हो, विलेय की मात्रा एक और विलायक की मात्रा एक हो तो वो द्विअंगी विलयन कहलाता है। जैसे चीनी और पानी का मिक्सचर, चीनी एक कंपोनेंट है और पानी एक दूसरा कंपोनेंट है। पानी क्या है? विलायक, और चीनी क्या है? विलेय। तो चीनी और पानी आपस में मिलकर किसमें बदल गए? विलयन के अंतर्गत। तो ये कैसा हो गया? द्विअंगी विलयन। अब आपके दिमाग में आएगा फिर दूसरा प्रकार कौन सा है? मैं कहूंगी त्रिअंगी विलयन। आप बोलोगे त्रिअंगी की डेफिनेशन, मैंने बोला त्रिअंगी का मतलब कंपोनेंट तीन होने चाहिए टोटल, घटक क्या होने चाहिए? तीन होने चाहिए। तो मैंने बोला विलेय हो गया एक, विलेय हो गए कोई दो, और विलायक क्या हो गया? एक, थ्री कंपोनेंट। यानी कि पानी के अंतर्गत चीनी और नमक आपस में मिश्रित कर दो। जैसे ही आप मिश्रित करोगे तो अब उसे आप द्विअंगी विलयन नहीं त्रिअंगी विलयन कहेंगे। या फिर उल्टा हो जाए, विलेय की मात्रा एक और विलायक कोई दो हो जाए। विलायक पानी, पानी और कोई भी चीज एक एक्स्ट्रा कोई भी ले लो, बेंजीन ले लिया, पानी और बेंजीन के अंतर्गत आपने कोई भी चीज डाल दी, एक विलेय डाल दिया कोई। जैसे ही आप डालोगे तो उस जगह तीन कंपोनेंट हो गए, एक हो गया पानी, एक हो गया क्या? बेंजीन, और एक जो विलेय डाला है वो। आप लोगों को मैं थोड़ी बहुत होप करती हूँ कि आप लोगों ने फेज इक्विलिब्रियम पढ़ी होगी, जो सेकंड ईयर की थर्ड यूनिट है। यहाँ पे वो थोड़ा कंसेप्ट वहां ये काम आता है, इसीलिए उसको वहां फेज इक्विलिब्रियम को सेकंड ईयर में पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। नहीं पढ़ी हो तो जब मेरी सेकंड ईयर की स्टार्ट होगी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आता है उसको पढ़ने में। अब मैंने क्या कहा, आपने पढ़ लिया क्या क्या? विलयन की डेफिनेशन पढ़ ली, विलेय पढ़ लिया, विलायक पढ़ लिया, विलयन के प्रकार पढ़ लिए, द्विअंगी त्रिअंगी ऐसे बहुत हो सकते हैं, चतुरंगी पंचअंगी, जितना आप लेना चाहें, उसमें कोई रोक थोड़ी रहा है। आपने बोले चार पांच चीज एक साथ मिला दी और एक विलायक ले लिया, वो छह अंगी विलयन हो जाएगा। तो इसका तो ये तो नॉर्मल एक डेफिनेशन के फॉर्म में मैंने बताया है। अब आगे बात करें, आगे मैं बात कर रही हूं जो इंपॉर्टेंट चीज यहां से शुरू होती है वो मैंने बात की। अच्छा, एक ये पात्र है, ठीक, मैंने इस पात्र के बारे में जब जब आपसे बात की तो मैंने आपसे कहा कि इसके अंतर्गत कोई पानी है जिसे आप क्या कहोगे? विलायक। अब मैंने पानी में चीनी को घोला है, मैंने चीनी के कण थोड़े मोटे बनाए हैं इसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, एक दूसरे से विभक्त करने के लिए। तो देखना जरा, ये चीनी है। आप बोलोगे घुल जाती की, मैं घुलेगी बाद में, पहले मैं आपको समझाने के लिए ये नॉर्मल ले लिया है। ये पानी क्या है? यहाँ विलायक, और ये क्या है? विलेय। अब जैसे ही मैंने कहा विलायक और विलेय, तो आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है, एक तो शुगर के कण है इसके अंतर्गत, एक H2O के कण है इसके अंतर्गत, तो बता सकते हो कि इनके बीच में बल कौन कौन से लगेंगे? फोर्सेस बिटवीन विलेय एंड विलायक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी कि विलेय को बोलते हो आप इंग्लिश में सॉल्यूट और विलायक को बोलते हो सॉल्वेंट। अब जरा सोचो, बता सकते हैं आप बल कौन कौन से काम करेंगे इसके बीच? तो आप कहोगे कि मैडम एक तो चीनी और पानी के बीच लग रहा होगा। बहुत अच्छे से समझो, बहुत काम की चीज है। यहां से ये क्लियर हुआ, राउल्ट्स लॉ क्लियर होगा, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्लियर होंगे, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्लियर होंगे तो आगे का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला? बल किस किस के बीच लगेगा? एक तो चीनी के कण और पानी के कण के बीच। अब ये क्या चीनी और चीनी ये कह रही है एक दूसरे कण से, नहीं तू मेरी प्रजाति की है, तू मेरी सहेली है, मेरी बहन है, मैं तुझ पे बल ना लगाऊं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें एक दूसरे से आप, मैं खड़ी हूं यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग खड़ी हूँ, ध्यान रखना, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जब बल कार्य ना करता हो। तो दो चीनी के कणों में भी बल कार्य कर रहा होगा, ऐसे ही दो H2O के कण भी तो बल लगा रहे होंगे। अब ये आप मत कहना मैडम रिपल्सन फोर्स लगेगा या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, मैं फोर्सेस के बारे में बात नहीं कर रही, मैं कोई बॉन्ड नहीं समझा रही आपको कि मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड या कोई भी और बॉन्ड समझाना है मुझे, ये सब पढ़ चुके हैं आप, फाइनल ईयर में आ चुके हैं, तो मैं मानती हूँ आपको सारे बल पता है। किसी दिन मौका मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस में, मैं सबसे पूछूंगी बल के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, कौन कौन से बल होते हैं, कौन कौन से बल की क्या क्या डेफिनेशन होती है। तीन तरीके के बल लगेंगे। तो यहाँ चीनी क्या है? विलेय है या नहीं? ठीक है। पानी क्या है? विलायक। ठीक है। चीनी, चीनी क्या है? विलेय, विलेय। ये दोनों विलेय हैं। और ये दोनों क्या है? पानी और पानी, विलायक।
बहुत अच्छे से समझना, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यानी कि किसी विलयन के अंतर्गत 3 तरीके के बल कार्य करते हैं। इसके अलावा मुझे कोई एक ऐसा बल बता दो कि मैडम आपने छोड़ दिया है। आप बोलोगे मैडम ये कैसे पॉसिबल है, मैं बोलूं मुझे कोई ऐसा एक एग्जांपल तो लाके दो जो इस तीनों के अलावा कोई और बल कार्य करेगा। अब बोलोगे मैडम गुरुत्वाकर्षण बल भी तो कार्य कर रहा है। नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे अभी फिलहाल विलियन की कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। ऐसे तो हर चीज पे, हर चीज के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये नहीं कहेंगे हम। मैंने बोला 3 तरीके के बल कार्य करेंगे। पहला कौन सा? विलेय और विलायक के मध्य। दूसरा कौन सा? विलेय विलेय के मध्य। और तीसरा कौन सा? विलायक और विलायक के मध्य। तो ध्यान रखना, किसी विलयन के अंतर्गत 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला कौन सा है? विलेय विलेय। दूसरा कौन सा है? विलायक विलायक। और तीसरा कौन सा है? विलेय और विलायक। अच्छा एक बात बताओ, अब आगे हम चलें, एक चीज मुझे समझाओ, जितना बल पानी और चीनी, जितना संबंध विलेय और विलायक के मध्य है, उतना क्या संबंध विलेय विलेय और विलायक विलायक के मध्य हो सकता है? क्या मुझे कोई कंसेप्ट इसलिए पढ़ना है? मैं विलियन का कंसेप्ट किसके लिए पढ़ रही हूँ? विलियन का कंसेप्ट मैं 2 कंपोनेंट के लिए पढ़ रही हूँ, एक है विलेय और एक है विलायक। ध्यान समझना, अगर मुझे इसका कंसेप्ट पढ़ना है तो मेरी सारी चीजें किस पर आधारित होंगी? मेरी सारी चीजें विलेय और विलायक के ऊपर आधारित होंगी। मैंने क्या बोला? ये जितनी भी सारी चीजें हैं वो विलेय और विलायक के ऊपर आधारित होंगी। अगर मैं कहूँ आपको मैडम ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, विलेय विलेय और विलायक विलायक के मध्य क्यों नहीं हो सकती, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, विलेय विलेय और विलायक विलायक के मध्य इसलिए कोई चीज नहीं हो सकती क्योंकि अगर मुझे चीनी पर ही अध्ययन करना है तो मैं विलियन क्यों बनाऊं? चीनी के कण को अलग अलग कर लूं, देख लूं फोर्स कौन सा काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही मुझे अगर, अरे मैं तो आपसे बोल रही हूँ, जो चीज अपने गुणों को अच्छे से पहले से ही जानती है उसके बारे में जानने की क्या जरूरत है? हमारी जितनी इच्छाएं, हमारी जितनी आशाएं किसी नए व्यक्ति से होती हैं, मुझे इसके बारे में जानना है, मुझे इसके बारे में जानना है। अगर आप पहले पढ़ी हुई चीजें मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको इतना मजा नहीं आएगा, नहीं हम पढ़ चुके हैं, हमें नहीं पढ़ना। तो ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि जब भी हमें कोई चीज पढ़नी होती है तो हम नए कंसेप्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं। और चीनी तो हमारी जान भी पहचानी है, पानी हमारा जाना पहचाना है। तो चीनी और पानी के बीच का जो इंटरेक्शन है हम एक्चुअली उसे समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो, इसके आधार पर, विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर मैं विलियन का वर्गीकरण समझा रही हूं आपको। विलियन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको जो नोट्स मिलेंगे उन्हें पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं विलियन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। आपको पता है पहला कौन सा? आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलियन। और दूसरा कौन सा है? अनादर्श विलियन। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं जो बहुत मजेदार है, वो सिर्फ एक ये है कि इन दोनों विलियनों का वर्गीकरण एक्चुअली में विलेय और विलायक, इनके मध्य यानी कि विलियन में लगने वाले बलों पर डिपेंडेंट है। ये इसके आधार पर, इसका बेसिक है ये कि इस पर ही वर्गीकरण किया गया है। अच्छा देखना, मैंने बोला आदर्श विलियन। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे कोई फोर्स लग रहा है, बल, ठीक है। जैसे विलेय और विलेय के कण हैं, विलेय और विलेय, मैंने क्या बोला, हमें हमेशा इनको विभाजित सिर्फ एक ही चीज पर करना है, विलेय और विलायक। यानी कि विलेय और विलेय के मध्य लगने वाला बल है, ठीक, प्लस विलायक और विलायक के मध्य लगने वाला बल, विलायक और विलायक के मध्य लगने वाला बल। इन दोनों के मध्य लगने वाले बलों का योग यदि
विलेय और विलायक के मध्य लगने वाले योग के बराबर हो, विलेय और विलायक के मध्य लगने वाले योग के बराबर हो तो वो कहलाते हैं आदर्श विलयन। अच्छा, अब आप कहोगे मैडम कैसे डेफिनेशन कर दी इसकी, तो मैं आपको बताऊं, एक बात बताती हूँ। कॉलेज पढ़ने आप सभी आते हैं, माना कि आप क्या है, एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है, और हम जो फैकल्टी है वो सॉल्वेंट है। एक्चुअली होता क्या है कि सॉल्यूट सॉरी हम क्या है, विलेय। मैंने क्या बोला, जिसकी अमाउंट यानी कि जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, हमेशा विलेय, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा, हमेशा विलायक। अब सोचो, हमने बोला बेटा क्लास में टाइम से आना, मेरी 11 बजे क्लास शुरू होगी, आपको 11 बजे आना है। आप बोलोगे मैडम आप तो आज खुद ही टाइम पे नहीं थी, तो थोड़ा नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट है, पर कुछ तो मिल रहा है, कुछ ना मिलने से कुछ मिल रहा है तो उसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए। आज से पहले सभी टीचर्स आपको रोकते थे मोबाइल यूज मत करना, मैं भी खूब कहती थी बच्चों से, मोबाइल बच्चों को गलत राह पे ले जाता है। लेकिन आज हर जगह मोबाइल का यूज है, विदाउट फोन आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, और इंटरनेट यूज नहीं कर सकते तो आप क्लासेस कैसे लेते, आपकी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू हो पाती। लेकिन समय ने सबको सिखा दिया, कोविड-19 के यूज भी हैं ये, कि हमें मोबाइल यूज करने से आज कोई नहीं रोक रहा है। मैंने बोला, टॉपिक पे आऊं, मैंने बोला कि हमने बोला बेटा 11 बजे क्लास है, आप आ रहे हो 11:30 बजे, भाई साहब ठीक है। मैंने बोला ठीक है, तो मतलब मेरे और आपके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है वो थोड़ा उल्टा सीधा हो रहा है, मतलब हम दोनों, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप टाइम पे नहीं आ रहे, आप 11:30 बजे नहीं आ रहे, आप 11:30 बजे आ रहे हो, आप 12 बजे आ रहे हो, है ना, मेरी क्लास खत्म हो गई, क्लास नहीं ले रहे, क्लास लेने भी आ रहे हो तो 11:30 बजे आ रहे हो, मतलब मैं हो रही हूँ, गलत चल रहे हो आप मुझसे। अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे फॉलो कर रहा है, मैडम ने मुझे जितने बजे का टाइम दिया मैं उससे पहले पहुंचूंगा, टाइम का पंक्चुअल हूँ, शोर नहीं करूंगा क्लास में, ऐसी कोई चीज नहीं करूंगा जिससे मेरी पढ़ाई डिस्टरबेंस हो, मैं किसी दोस्त से पढ़ते टाइम बात नहीं करूंगा, तो उस टाइम उस स्टूडेंट के बारे में अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उसकी बहुत तारीफ करूंगी, मेरा फेवरेट स्टूडेंट बन जाएगा। तो मैं उसे कहूंगी ही इज अ आइडियल स्टूडेंट, ही इज अ आइडियल स्टूडेंट। यानी कि जो मेरे और आपके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि मेरे और आपके बीच जो फोर्स काम कर रहा है, वो यदि मेरे मन में जो भावना आ रही है और आपके मन में जो भावना आ रही है, इन दोनों के इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। यानी कि आप क्या कहला जाओगे, आइडियल स्टूडेंट कहला जाओगे। आपके मन में उथल पुथल हुई, आपके अंदर बल कार्य किया, आपने कहा मुझे टाइम से चलना है, आपने कहा मुझे टाइम से जाना है, तो आप टाइम से आ रहे हो, क्लास में बिल्कुल डिसिप्लिन बना के बैठे हो, अनुशासन में हो। ऐसे ही आपने मेरे अंदर, मैं जो हूं मेरे अंदर भी ये आया, ये बेटा बहुत अच्छा है, बच्चा बहुत अच्छा है, अगर मेरे मन में भी ये आ गया, आपके मन में भी आ गया, और इन दोनों की चीजें हम दोनों के इंटरेक्शन को इक्वल कर गई, तो उस टाइम मैं कह दूंगी यू आर आइडियल स्टूडेंट। तो ऐसे ही आदर्श विलयन की परिभाषा है कि जब विलेय और विलेय के मध्य और विलायक के मध्य या कणों के मध्य लगने वाला बल विलेय और विलायक के मध्य लगने वाले बल के बराबर हो जाए, आदर्श विलयन कहला जाएगा। अब सोचो, आदर्श विलयन और इसके विपरीत अनादर्श विलयन की बात करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो आप कह देंगे उल्टी डेफिनेशन है, पालन ही नहीं कर रहे आप, मेरी भावना और आपकी भावना इक्वल ही नहीं हो पा रही, और जब इक्वल नहीं हो पा रही तो क्या है, बल उस टाइम इक्वल नहीं हो पाएंगे, और जब इक्वल नहीं हो पाएंगे तो वो सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन कहला जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अर्थात वे विलयन जिसके अंतर्गत विलेय विलेय विलायक विलायक के मध्य लगने वाले बलों का योग विलेय और विलायक के मध्य लगने वाले बल के बराबर ना हो, तो वो क्या कहला जाएगा, अनादर्श अनादर्श विलयन। ठीक है, ये ठीक है। अब देखो, मैंने बोला कि अनादर्श विलयन है। अच्छा सोचो, अब मैंने बोला यू आर आइडियल स्टूडेंट, आप आइडियल स्टूडेंट हैं, तो क्या मुझको आप पे चिल्लाना पड़ेगा, नहीं, यानी कि कभी भी मेरी एनर्जी खत्म नहीं होगी, और कभी भी मेरी एनर्जी खत्म नहीं होगी तो वो क्या रहेगी, जीरो। यानी कि एनर्जी खत्म नहीं होगी आपका। अब मैं विलियन के एस्पेक्ट में बात करूं तो विलियन का एस्पेक्ट ये कहता है बच्चों
कि जब आप विलेय, विलेय और विलायक यानी कि विलेय के कणों को और विलायक के कणों को आपस में मिलाते हैं तो डेफिनेटली एनर्जी चेंज होगा। एनर्जी चेंज होगी तो डेफिनेटली उसका आयतन भी परिवर्तित होगा। आयतन परिवर्तित होगा यानी कि इसके गुण हैं, आदर्श विलयन के गुण क्या हैं? आदर्श विलयन के गुण है कि डेल्टा एच मिक्स यानी कि इन दोनों के बीच जो ऊर्जा का मिश्रण है वो क्या होगा? शून्य। ऊर्जा कोई खर्च नहीं होगी। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा बच्चों, ध्यान रखना। आयतन जैसा है वैसा की वैसा ही रहेगा। यानी कि जब ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो क्या कोई वॉल्यूम में चेंज आएगा? नहीं। इसके विपरीत अनादर्श विलयन के अंतर्गत क्या होगा? इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि अब ये जीरो, मुझे चिल्लाना तो पड़ेगा। आयतन, और मैं जब चिल्लाती रहूंगी तो मेरा भी खून जलेगा और आपका भी। आयतन में या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। कुछ बच्चे टेंशन से मोटे हो जाते हैं, कुछ बच्चे टेंशन से पतले भी हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ को टेंशन नहीं होती, मस्त रहते हैं, ठीक है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो उस जगह क्या होगा? डेल्टा वी मिक्स भी जी नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट, वो तीसरा है कि ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? राउल्ट के नियम का। जबकि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब सोचो, यहां से शुरू हुई है आपकी मेन थ्योरी। सबसे पहले हमने पढ़ा विलियन की थ्योरी। अब आपको लग रहा हो राउल्ट तो मेरा पढ़ा लिखा है, मैंने पढ़ा है, और आई एम डेफिनेटली श्योर 5 या 10% स्टूडेंट, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए, 5 या 10% स्टूडेंट से ज्यादा इसकी डेफिनेशन किसी को नहीं आती होगी। व्हाट इज द राउल्ट्स लॉ? राउल्ट का नियम क्या है, इसकी परिभाषा आप में से कोई नहीं जानता होगा, और जानते होंगे तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे। हाँ ठीक है, उन्हें पता है पढ़ाई क्या है। ठीक है, मैंने क्या बोला? यहां तक समझ में आया? आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में पता चल गया। परिभाषा क्या है वो पता चल गया। प्रॉपर्टीज क्या है वो पता चल गई। अब जो मेरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से मैं शुरुआत करूंगी विलयन के बारे में, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे राउल्ट्स लॉ। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम, इसे समझने से पहले मैं एक सिंपल सी कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी कि आप क्या राउल्ट के नियम के बारे में आप क्या समझेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो बायोलॉजी के हैं उनके बहुत काम आने वाली है ये चीजें। राउल्ट्स का नियम क्या है? कुछ शब्द हैं। पहला है वाष्पशील, अवाष्पशील, मोल भिन्न, मोल भिन्न, और आपका एक है इसमें टॉपिक अवयव। ठीक, चलिए। अच्छा, वाष्पशील का मतलब क्या है? वाष्पशील का मतलब बच्चों ये है कि जैसे आपको अगर ये चीज समझ में आ गई ना, ये तो आपको राउल्ट का नियम याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, और पेपर में बहुत पूछा जाता है। फेज इक्विलिब्रियम जब पढ़ी होगी तब भी पढ़ा होगा राउल्ट्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, मैंने एक बात बोला, ये विलायक है, सॉल्वेंट। ठीक है, ये कोई विलेय है, सॉल्यूट, इस तरीके से। ये अगर मैं ये कहूं वाष्पशील का मतलब मेरा ये है कि पानी को जैसे ही आप गर्म करेंगे उसके कण ऊपर चढ़ के वाष्पीकृत होना स्टार्ट कर देंगे। करेंगे या नहीं? जैसे ही आपने इसको गर्म किया तो वो पानी के कण ऊपर चलने जाएंगे, तो ये पानी को आप क्या कह देते हो? वाष्पशील कह देते हो। या फिर वाष्पशील होंगे तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे चीनी के कण नीचे क्या होंगे? नीचे होंगे। अब देखो ये चीज बाद में, खैर थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़ी सी समझने की कोशिश करें। ये जो पानी है जो वाष्पीकृत होकर ऊंचे उठने लग जाए, वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाए, तो वो होता है वाष्पशील। क्या होता है? वाष्पशील। और जो चीज ताप के थ्रू ऊपर ना उठ के वाष्प के रूप में परिवर्तित ना हो तो वो कहलाता है अवाष्पशील। क्या कहलाता है? अवाष्पशील। अब देखो,
क्या चीनी ऐसी है जो ताप पर उठ के ऊपर चलने लग जाएगी? जा बेटा ऊपर उठ ना। अब आप बोलोगे मैडम क्यों नहीं, ऐसे तो आप गलत कह रही हो। जैसे ही मैं गर्म करता जाऊंगा करती जाऊंगी वो ऊपर उठ के जाएगी तो सही, भाप तो बनना स्टार्ट होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जितना उसे गर्म किया जाता है चीनी को उतनी चाशनी बनती जाती है, वो उतना ही गाढ़ा होता चला जाता है। जो उसके अंतर्गत पानी होता है वो पानी ऊपर उठने लग जाएगा, जबकि जो उसकी जो अंदर सॉल्यूट है वो कम हो जाएगा, यानी कि वो सॉल्यूट जो है वो अवाष्पशील है। वाष्पशील अवाष्पशील समझ में आ गए। मोल भिन्न थोड़ा लेंदी टॉपिक होता है, मैं उसको समझाऊंगी आपको थोड़ी देर बाद, कल की क्लास में लेंगे। अवयव क्या है? जिनसे मिलके कोई भी विलयन बना हुआ है, जिनसे मिलके, यानी कि विलेय और विलायक दोनों से मिलके बना हुआ है, यानी चीनी और पानी दोनों क्या है? अवयव है। ये सारी चीजें राउल्ट्स लॉ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। मोल भिन्न के बारे में अभी क्लास का टाइम होने वाला है, मेरे 5 मिनट बचे हैं, तो इसके अंतर्गत क्या है, एक्चुअली क्लास में होती ऑफलाइन होती तो मैं एक्स्ट्रा ले सकती हूँ, लेकिन यहाँ क्या है कि जूम की मीटिंग का टाइम है फिक्स, और फिक्स टाइम से पे अपने आप ही मीटिंग क्लोज हो जाएगी। सबसे पहले तो आप कल मेरे लिए, आपके लिए जो होमवर्क है वो ये है कि आप राउल्ट्स लॉ पढ़ के आएंगे। राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम के अलावा आप थोड़ा सा हल्का सा आगे चल के इसकी कुछ चीजें आएंगी, मोलरता, मोललता, मोल भिन्न, इन चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बहुत सिंपल है, सरल लगेगा आपको अगर आप क्लास को ध्यान से लेंगे। बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज को आप नोट डाउन करिए। कोई भी दिक्कत हो आप क्वेश्चंस के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, चैट का ऑप्शन है उस पर चैट कर दीजिए, मैं उसको पढ़ लूंगी, अगले दिन मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब आराम से दे सकती हूँ। जो चीज समझ में ना आए विदाउट हेजिटेशन पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आता होगा तो मैं बताऊंगी, नहीं आता होगा तो मैं देख के बताऊंगी, पर बताऊंगी जरूर। ऐसा तो है नहीं कि आपने मुझसे इंस्टेंट पूछा मुझे हर क्वेश्चन का आंसर आता है, पर नहीं आता होगा तो मैं आपको देख के बता दूंगी। इस तरीके से हम इसको यूनिट को कवर करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पढ़ेंगे विलियन, ठीक है। विलियन के बाद हम स्टार्ट करेंगे फोटो केमिस्ट्री में, सबसे पहले फोटो, इसके बाद मैं फोटो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत मजा आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, और स्पेक्ट्रोस्कोपी से के बाद पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। थोड़ी लेंथी रहेगी थर्ड ईयर की फिजिकल, पर मजा बहुत आएगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बहुत। तो इस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री की आगे के टॉपिक में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू। ठीक है।